हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के क्वेश्चन नंबर 153 से 163 तक डिटेल में कंसेप्ट के साथ डिस्कस करूंगा। ये सीरीज का लास्ट वीडियो है। पुराने वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और जिस भी क्वेश्चन में आपको फर्दर डाउट लगता है या फर्दर क्लैरिफिकेशन की जरूरत है, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर अ रोड प्रोजेक्ट मस्ट कंटेन। इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमारे पास। सबसे पहले कोई भी रोड प्रोजेक्ट हो या रेलवे प्रोजेक्ट हो, सबसे पहले हम उसकी क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, जिसके लिए हमें कई सारे सर्वे करने होते हैं और उसके बेसिस पर एक हम रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे हम प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक तरीके की, जितने हमारे पास अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, अगर हम सपोज रोड प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे अल्टरनेटिव्स होंगे, जिनका हम इस रिपोर्ट में सारे एस्पेक्ट से प्रीलिमिनरी स्टेज में एनालिसिस करते हैं, जिसके बेसिस पर हमारा फर्दर अप्रूवल के लिए जाता है और जो भी अलाइनमेंट हमारा पर्टिकुलर रूट सिलेक्ट होता है उसके लिए हमारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है, जिसे डीपीआर के नाम से जानते हैं। तो प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सबसे पहले हमारी ट्रैफिक सर्वे इज द बेसिक पार्ट फॉर एनी रोड प्रोजेक्ट, फिर उसका एनालिसिस होता है। उसके बाद डिफरेंट रोड्स के लिए हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन होता है। हर रूट के लिए हम इकोनॉमिक एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम बेनिफिट और कॉस्ट रेशियो की बात करते हैं और उसके बेसिस पर हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट करते हैं, जिसमें ये देखते हैं कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है वो हमारा इकोनॉमिकली वायबल है कि नहीं, इकोनॉमिकली फिजिबल है या नहीं, और जो उसमें बेस्ट पॉसिबल रूट होता है वो हम अप्रूवल के लिए भेजते हैं इन दिस प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें जितनी भी सर्वे हमने किए होंगे प्रीलिमिनरी स्टेज के, इसमें टोपोग्राफिक सर्वे होगा, सॉइल सर्वे होगा, पेमेंट डिजाइन स्टडीज होंगी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स के अलाउंग, ड्रेनेज स्टडीज होंगी, लैंड एक्विजिशन जिस रूट में आ रहा होगा उसका हमारा लैंड एक्विजिशन रिक्वायर्ड होगा, तो वहां पर हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट देनी पड़ेगी लैंड की, ठीक है, कितना हम, और हमारा एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये सारी चीजें हमारी प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इंक्लूड की जाती हैं और जो भी प्रोजेक्ट रूट फाइनल अप्रूव होता है, जिसके बेसिस पर हमारा फर्दर फंड सैंक्शन होता है, फाइनेंशियल सैंक्शन के लिए जाता है, जिसके बेसिस पे फर्दर हमारा टेंडर किया जाता है उस प्रोजेक्ट को कराने के लिए। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डिटेल टोपोग्राफिकल सर्वे होगा, फाइनल लोकेशन सर्वे होगा, डिटेल्ड सॉइल सर्वे होगा, डिटेल्ड पेमेंट डिजाइन होगी, डिटेल्ड ड्रेनेज स्टडीज होंगी, ठीक है, और ये सब हमारी एक रूट के लिए होंगी, जिसके बेसिस पर हमारी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, जिसमें हमारा डिटेल्ड एस्टिमेट्स होंगी, डिटेल्ड ड्राइंग्स होंगी काम को कराने के लिए, जो कि फर्दर टेक्निकल अप्रूवल और सैंक्शन के लिए जाएंगी पर्टिकुलर वर्क के लिए, और उसके बाद हमारा काम को कराने के लिए टेंडर प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा। तो ये हमारा बेसिक कुछ चीजें थी। तो प्रीलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हमारा सॉइल सर्वे, ट्रैफिक सर्वे, कंसेप्ट डिजाइन होगी, डिटेल डिजाइन नहीं होगी, बेसिक कंसेप्चुअल डिजाइन होगी, और अप्रोक्सीमेट हमारा क्या कितना कॉस्ट लगने वाला है डिफरेंट अल्टरनेटिव रूट्स में, और बेस्ट इकोनॉमिकली वायबल प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी होगा, और डिटेल्ड एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो हमारा डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। उसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हमारे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं मैकेनिकल वाइब्रेटर से रिलेटेड, और ये इंजीनियरिंग सर्विसेज 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हमें मैकेनिकल वाइब्रेटर के इन 3 में से कौन कौन से हमारे एडवांटेजेस कंसीडर किए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं मैकेनिकल वाइब्रेटर जो है, वाइब्रेटर मींस वो अरेंजमेंट जो कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस कर सकता है, और ये वाइब्रेशंस कैसे रहेंगे, दे आर कॉल्ड मैकेनिकल वाइब्रेशंस। और ये हमारा इक्विपमेंट जो है, ये मैकेनिकल इक्विपमेंट एक तरीके से आप कह सकते हो। और जो मैकेनिकल वाइब्रेटर्स में आपने पढ़ा होगा, ये पहले भी मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं आपको IS 456 के वीडियोस में। इंटरनल वाइब्रेटर हो गया हमारा, पोकर वाइब्रेटर जिसे आप कहते हैं, सरफेस या फॉर्म वाइब्रेटर हो गया। तो ये सारे वाइब्रेटर्स हमारे मैकेनिकल वाइब्रेटर्स हैं जो कि वाइब्रेशंस पर काम करते हैं। अब वो वाइब्रेशंस का हम यूज कैसे करते हैं कंक्रीट के कॉम्पैक्शन में, वो चीज यहाँ पर मैंने ब्रीफ में समराइज की हुई है, तो मैं आपको जस्ट ब्रीफ कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं आप, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट
करने के लिए आप कंक्रीट में वाइब्रेशंस इंड्यूस करते हैं। तो कंक्रीट में वाइब्रेशंस इंड्यूस करने के लिए आपका पर्पस क्या है? जो दो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में अगर आप इंटरनल फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देंगे तो होगा क्या? कंक्रीट का कंसोलिडेशन होगा, फ्रेशली मिक्स कंक्रीट का। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप इस वाइब्रेटर से, ठीक है, इस वाइब्रेटर से वाइब्रेशंस इंड्यूस करेंगे टू द कंक्रीट, और ये जो वाइब्रेशंस होंगे ये ऑसिलेशंस के फॉर्म में होंगे जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशंस पैटर्न को फॉलो करेंगे। और जनरली ये ऑपरेट कैसे होते हैं? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक या न्यूमेटिक मोटर लगी होती है जो कि इलेक्ट्रिक से भी चल सकती है, डीजल इंजन भी हो सकता है, या न्यूमेटिक प्रेशर से भी चलती है, जो कि ये फर्दर मैकेनिकल वाइब्रेशंस में कन्वर्ट कर देती है। एक इलेक्ट्रिक मोटर लगी होगी जो कि रोटेट करेगी और वाइब्रेशंस हमारे इसेंट्रिकली शाफ्ट जब रोटेट होगा तो हमारा जनरली जो रोटर की स्पीड होगी, जो शाफ्ट जिस पर ये वाइब्रेट रोटेशन जनरेट, वो जनरली हमारी 2800 आरपीएम रखते हैं। और जनरली हम प्रेफर करते हैं कि हमारा जो फ्रिक्वेंसीज हो वो हायर फ्रिक्वेंसीज की हो, इसी वजह से इन वाइब्रेशंस को हम हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस बोलते हैं। और जनरली हम टारगेट करते हैं आजकल 600 आरपीएम तक की ये करस्पॉन्डिंग हम फ्रिक्वेंसीज जनरेट कर पाएं, ठीक है। तो जो लोअर फ्रिक्वेंसीज होंगी दे कॉज ऑसिलेशंस मेनली ऑफ कोर्स एग्रीगेट व्हिच ट्रांसफर्स द ऑसिलेशंस टू द अदर पार्टिकल। ऑन द अदर हैंड जो हायर फ्रिक्वेंसीज होंगी वो केवल फाइन एग्रीगेट्स को अफेक्ट करेंगी जो कि फर्दर वाइब्रेशंस ट्रांसफर करेंगे अदर पार्टिकल्स को, ठीक है। जो भी इंट्रैप्ड एयर होगी, जो वाइब्रेशन होंगे हमारे, तो वो इट इज फोर्स टू द सरफेस, उस सरफेस की तरफ मूव करेगी और कंक्रीट हमारी नीचे की तरफ मूव करती जाएगी और धीरे धीरे डेंस होती जाएगी। और जो पार्टिकल में एक्सेलरेशन इंड्यूस होगा वो जनरली हमारा 4g से लेकर 7g के मैग्नीट्यूड तक रहता है। और जो ऑसिलेशंस जनरेट होते हैं उनका जो एम्पलीट्यूड रहता है वो हमारा अप्रॉक्सीमेटली 0.5 mm होता है। ये और भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको एलाबोरेट कर दे रहा हूँ। तो डिफरेंट मेथड्स जो हैं कंक्रीट के कंपैक्शन के लिए वो यहाँ पर मैंने समराइज किए हैं। मैं यहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। इसमें पहला मेथड हैंड रॉडिंग है, सेकेंड इज मैकेनिकल वाइब्रेशन, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज करते हैं। मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन बेस्ड है कि हम किस टाइप की एनर्जी से, किस टाइप के मेथोडोलॉजी से कंक्रीट को कॉम्पैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन या स्पिनिंग या अदर हाई प्रेशर मेथड्स हमारे मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन यूज होते हैं। तो मैकेनिकल वाइब्रेशंस में आप देखेंगे बिकॉज हम ऑसिलेशंस इंड्यूस कर रहे हैं तो हम सभी टाइप की मिक्सेस में यूज कर सकते हैं एक्सेप्ट फ्लूइड एंड वेरी प्लास्टिक मिक्सेस। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत ही फ्लूइड का मतलब है कि जिन मिक्सेस का, जिन फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सेस का जो स्लम्प वैल्यू है यानी वर्केबिलिटी जो है वो ज्यादा होगा, तो वहां पर हमारा ये मैकेनिकल वाइब्रेशंस की इफेक्टिवनेस नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो जब सफिशिएंट स्टिफनेस होगी हमारी मिक्स में तभी हमारा जो वाइब्रेशंस ऑसिलेशंस ट्रांसफर हो रहे हैं वो हमारे कंक्रीट को कॉम्पैक्ट या डेंस कर पाएंगे। तो कंक्रीट किस टाइप की कंक्रीट में आप यूज कर सकते हो? सभी ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट में आप यूज कर सकते हो, किसी भी शेप ऑफ एलिमेंट में यूज कर सकते हो जिसकी सफिशिएंट थिकनेस हो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाई स्लम्प वैल्यूज जनरली हम जनरल की अगर बात करें तो जनरली 50 mm स्लम्प से जो ज्यादा वैल्यूज वाली मिक्स है उसमें मैकेनिकल वाइब्रेशन इफेक्टिवनेस कम होती जाती है, ठीक है। तो 50 के ऊपर डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ जो यूज ऑफ कंक्रीट है वो कहाँ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो ये जस्ट मैं अप्रॉक्सीमेट आपको वैल्यू बता दे रहा हूँ कि स्टिफ मिक्सेस के लिए ये ज्यादा अच्छा काम करता है, ठीक है। बट फ्लूइडिटी जहाँ पे वर्केबिलिटी काफी ज्यादा है और वेरी प्लास्टिक मिक्सेस उसके करस्पॉन्डिंग जो स्लम्प वैल्यूज होंगे उसके लिए हमारा ये लिमिटेशन है मैकेनिकल वाइब्रेशंस का। अगर यहाँ पर बात करें इट कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल एज वेल एज लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ कंक्रीट। चाहे आप छोटा काम कर रहे हो, छोटी स्मॉल का मतलब है जहां पर आप 2-4 क्यूबिक मीटर काम कर रहे हो, लार्ज वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट हो सकता है, आप राफ्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो कहीं पर भी आप इसे यूज कर सकते हो। द मिक्स कैन हैव हाई वैल्यू ऑफ स्लम्प। अगर स्लम्प होगा तो हमारी वर्केबिलिटी ज्यादा होगी यानी फ्लूइडिटी ज्यादा होगी, तो हमारा वाइब्रेशन से जो कॉम्पैक्शन होने वाला है वो इफेक्टिव नहीं होगा, वहां पर डेंस कंक्रीट नहीं बन पाएगी। तो ये स्टेटमेंट हमारा लिमिटेशन है, ये एडवांटेज नहीं है, दिट्स अ लिमिटेशन फॉर मैकेनिकल वाइब्रेटर्स। और उसके बाद है हमारा डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी हाई। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कब हाई होगी? जब हमारी स्टिफ मिक्सेस होंगी,
ठीक है, तो स्टिफ मिक्सेस में हम आराम से मैकेनिकल वाइब्रेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो हम वी कैन से कि हमारा स्टेटमेंट 1 एंड 3 मोस्ट अप्रोप्रिएट एडवांटेजेस हैं मैकेनिकल वाइब्रेटर्स के। उसके बाद आता है हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर एक सेंट्रीफ्यूगल पंप दिया हुआ है जिसको हम पानी को लिफ्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि दिस इज अ पंप एंड दिस इज द लोकेशन फ्रॉम वेयर वाटर हैज टू बी लिफ्टेड। ठीक है, और यहाँ पे इस लेवल से पानी को आपको ट्रांसफर करके इस लेवल पे ले जाना है। ठीक है, और यहाँ बोला जा रहा है कि हमें जो लिफ्ट करना है वाटर, दैट वाटर इज Q इज इक्वल टू 2.8 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड और हमें 7.5 मीटर पर ले जाना है। यानी दिस इज द सक्शन और डिलीवरी हेड की जो डिफरेंस है वो 7.5 मीटर दिया हुआ है। और पाइप सिस्टम में, बिकॉज हमारा पाइप से ही पानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, बीच में हमारा पंप लगा है जो उसको पानी को एक एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और वो लॉसेस जो हैं वो हमारे हेड लॉस जो है वो 0.25 मीटर है। अगर टोटल हेड की बात करें जिस पर हमारा ये, तो हमारा ये हो जाएगा 7.5 डिलीवरी सक्शन हेड हो जाएगा और 0.25, तो टोटल हेड जिसके अगेंस्ट पंप को काम करना होगा दैट विल बी 7.75 मीटर। और हमारी पंप की जो एफिशिएंसी है वो हमारी दी है 80%। ठीक है, तो और हमें निकालना है ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, तो पावर ऑफ द पंप का मतलब है कि जो शैफ्ट, एक तो हो गया एक पानी की कुछ एनर्जी होगी जिसे आप वाटर पावर बोलते हैं। ठीक है, वाटर पावर में एक सर्टेन एनर्जी देकर पंप इसमें एक एनर्जी ऐड करेगा। ठीक है, वो एनर्जी कहां से आएगी? वो आएगी हमारे पंप के शैफ्ट से। शैफ्ट पावर जो कि हमारी इलेक्ट्रिक पंप है वहां से जनरेट हो रही है, शैफ्ट रोटेट कर रहा है, उससे जो एनर्जी हमारी आएगी वो वाटर में ट्रांसफर होगी एंड वाटर हमारा में एनर्जी बढ़ने की वजह से वो लिफ्ट हो जाएगा। तो जनरली जो वाटर की पावर है उसको हम हाइड्रोलिक पावर बोलते हैं, जो कि हमारा विच इज द एनर्जी ट्रांसफर टू द वाटर पर यूनिट टाइम। पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। और जो इनपुट पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द पंप, जो मोटर चल रही है पंप को घुमाने के लिए, वो जो शाफ्ट में पावर ट्रांसपोर्ट कर रही है उसे हम ब्रेक हॉर्स पावर कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो एफिशिएंसी और हाइड्रोलिक पावर से। तो हमारी जो एफिशिएंसी है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज हाइड्रोलिक पावर या वाटर पावर डिवाइडेड बाय द ब्रेक हॉर्स पावर, या शाफ्ट पावर भी लिख सकते हो। अगर हम ब्रेक हॉर्स पावर लिख रहे हैं तो आपको कुछ यूनिट कन्वर्जन्स के फैक्टर लेने पड़ेंगे। तो ब्रेक हॉर्स पावर जो है वो शाफ्ट पावर है और वाटर पावर हमारी क्या है? दैट इज रो जी क्यू इंटू एच। ठीक है, ये रो हमारा डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है और जी हमारा ग्रेविटेशनल फैक्टर है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगर सिर्फ बीएचपी की बात करें तो ब्रेक हॉर्स पावर में जब आपको लिखना होता है तो कुछ कन्वर्जन फैक्टर यूज करने होते हैं। यहाँ पर मैंने लिखे हैं वो आप पढ़ सकते हो। तो आप इसको लिख सकते हो रो क्यू इंटू एच डिवाइडेड बाई 75, एक्चुअली ये 75 नहीं 74.7 होता है, हम इसको राउंड ऑफ में 75 लेते हैं, इनटू एफिशिएंसी। तो आप इससे जो वैल्यू निकालोगे वो आपकी एग्जैक्टली हॉर्स पावर में निकल के आएगी। ठीक है, तो रो आप रखोगे 1000, डिस्चार्ज आपको करना है 2.8 और आपको लिफ्ट करना है 7.75 मीटर डिवाइडेड बाई 75 इंटू एफिशिएंसी इज 80%। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि हमारा जो एक हॉर्स पावर है वो 0.7457 किलोवाट्स के बराबर होता है। यानी आप इसे लिख सकते हो कि 745.7 वॉट्स इज 1 हॉर्स पावर। तो यही इन्हीं सब फैक्टर्स का यूज करके ये फॉर्मूला डराइव हुआ है। तो आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला दिमाग में रख सकते हो। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर को रनिंग बिल हर महीने पेमेंट किया जाता है और जो कंक्रीटिंग है
उसका जो रेट कॉन्ट्रैक्ट है वो है 1,000 रुपए पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्टर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट करेगा तो उसको आपको कितने पेमेंट करने हैं, 1,000 रुपीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये रनिंग बिल क्या होता है। जब भी कोई भी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम करता है उसको आपको रेगुलर बेसिस पे, टाइम टू टाइम बेसिस पे जो भी काम उस पीरियड में किया होता है वो हमें पेमेंट करना होता है। तो उसको आप बोलते हैं रनिंग अकाउंट बिल। जब ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हमारा पेमेंट आप कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर टाइम साइकिल पर, तो जनरली अगर मान लीजिए कि आप मंथली साइकिल पर उसको पेमेंट कर रहे हैं जो भी उसने काम किया उस पीरियड में हर महीने, और उसके बाद आप जब वो काम कंप्लीट हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको फाइनल बिल का पेमेंट करते हैं। तो जो ये फॉर्मेट है जिसमें आप आइटम ऑफ वर्क बोलते हैं, जैसे यहाँ पर अगर कंक्रीटिंग हुई तो ये कंक्रीटिंग हो गया, यहाँ पर कितना कंक्रीटिंग हुई वो मान लेते हैं हम, वो आपको नहीं पता है यहाँ पे, ये दिस इज अननोन। और रेट हमारा जो कंक्रीट का है वो हमारा 1,000 रुपए पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट है। यूनिट इज इन मीटर क्यूब, पर कितना क्यूबिक मीटर है कंक्रीट का ये अभी हमें नहीं पता है। अब क्वांटिटी एग्जीक्यूटेड अप टू डेट, तो यहाँ पर ये क्वांटिटी हमको निकालनी है जो कि हम मान लेते हैं कि ये y है। दिस क्वांटिटी हैज टू बी डिटरमाइंड, जिसकी यूनिट जो है मीटर क्यूब है। और पेमेंट हमारा मान ले, उसके पहले हमारा पेमेंट ऑलरेडी कुछ अमाउंट हो चुका होगा, P अमाउंट का, R अमाउंट का, और इस बिल में उसको कितना पेमेंट करना है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं Z। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा कि टोटल कंक्रीट कितनी हमारी हो रही है जिसका आपको पेमेंट करना है। तो ये जस्ट फॉर्मेट है, एन एग्जांपल के तौर पे, इसमें कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहेगा, क्या काम किया वो रहेगा, मेजरमेंट बुक का सीरियल नंबर रहेगा, इस तरह की चीजें रहती हैं। उसके बाद डिटेल्स जो दिए हैं जिसके बेसिस पर आपको निकालना है कि कितना कंक्रीट किया गया है कॉन्ट्रैक्टर ने। तो गिवन ये है कि हमारा एक सीमेंट बैग का जो वेट है वो 50 kg है। सभी आपको पता है कि एक बैग ऑफ सीमेंट का जो वेट है वो हमारा होता है 50 kg। और जो यूज हुई है साइट पे, जो कंजम्पशन है, मतलब जो भी काम हुआ है, उसमें 527 बोरी सीमेंट यूज हुआ है। यानी यूज्ड सीमेंट कितनी हुई, 527 बैग्स, सॉरी 527 बैग्स। तो टोटल हमारी सीमेंट कितनी यूज हुई जो भी साइट में काम हुआ, दिस सिंपल मैथमेटिक्स है, 527, यू विल गेट 26350 kg। इतनी सीमेंट हमारी यूज हुई। और जो हमारी मिक्स प्रोपोर्शनल्स यूज की, अगर मान लीजिए कि मिक्स डिजाइन से आप काम कर रहे हो तो मिक्स प्रोपोर्शंस आपकी कितनी दी हुई है, जिसमें हमारा 1 सीमेंट है, 1.4 सैंड है और 2.75 हमारे कोर्स एग्रीगेट्स हैं। ठीक है, तो जनरली जो भी मिक्स डिजाइन होगी ये हमारी बाई वेट होती है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, अभी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी स्मॉल x है। ठीक है, तो हमारी टोटल ड्राई इंग्रेडिएंट्स क्या हो जाएंगे मिक्स डिजाइन के हिसाब से। सीमेंट अगर हम x मान रहे हैं, टोटल जो काम हुआ, तो 1.4x हमारा सैंड हो जाएगी और 2.75x हमारा टोटल एग्रीगेट्स हो जाएंगे, कोर्स एग्रीगेट। इसको आप ऐड करोगे तो विल गेट 5.15x। और ये इसका वेट यूनिट कितना होगा, केजी में। यहाँ पर ये यूनिट हमने x kg माना है कि x kg हमारा सीमेंट लग रहा है। तो टोटल हमारा जो मिक्स डिजाइन के हिसाब से जितनी सीमेंट हमारी लग रही है उसके हिसाब से हमारा टोटल जो वेट है मिक्स करने के बाद वो ये बना। अब ये हमारा ड्राइंग, अब इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा, पानी, तभी हमारी कंक्रीट बनेगी। मिक्स करेंगे आप इसको, तो जब वाटर डालेंगे तो वाटर आपको निकालना पड़ेगा कि इस मिक्स डिजाइन में कितना वाटर लेना है। तो वाटर सीमेंट रेशियो 0.52 दिया हुआ है। तो ये भी जो भी वाटर सीमेंट रेशियो दिया होता है वो हमारा आपको बाई वेट लेना होता है। ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमारा वाटर का वेट हमें मान लेते हैं हमारा y है, और सीमेंट का हमने माना है कि टोटल सीमेंट हमारी x लग रही है। तो x के करस्पॉन्डिंग हमारा वाटर कितना लगेगा, कितना पानी डालना होगा हमें, 0.52x। तो यहाँ पर वाटर का वेट y मानते हुए आप 0.52x रखेंगे, इसको ऐड करेंगे तो यू विल गेट 5.15
5.67x। तो आपकी ये हमारी 5.67 kg ऑफ कंक्रीट हो गई। आपने सारे इंग्रेडिएंट्स मिला दिए, पानी मिला दिया, तो ये हमारी kg ऑफ कंक्रीट, वेट कंक्रीट मिल गई। ठीक है, जो आपने फ्रेशली मिक्स कंक्रीट पोर की किसी भी मेंबर में। ठीक है, तो अब आपके टोटल केजी ऑफ कंक्रीट एक्चुअली कितनी बनी हमारी, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे बिकॉज आपको सीमेंट पता है कितनी कंज्यूम हुई थी, 267,350 केजीज। तो ये आपका आ जाएगा 149,404.5 केजी। इतनी कंक्रीट हमारी केजी में है। अब इन जनरली जो आप साइट पे यूज करते हैं कंक्रीट की डेंसिटी ऑफ कंक्रीट कितनी होगी, 2400 केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं जब प्लेन कंक्रीट की बात करते हैं। सभी को पता है आपका प्लेन कंक्रीट है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट है नहीं, तो सिंपली हम जो प्लेन कंक्रीट की डेंसिटी लेंगे वो 2400 केजी पर मीटर क्यूब लेंगे। तो हमारा क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट क्यूबिक मीटर में लेना है बिकॉज पेमेंट हमें मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब के हिसाब से करना है। तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट यानी वॉल्यूम हमें निकालनी है। वॉल्यूम हो जाएगा हमारा वेट अपॉन मास अपॉन डेंसिटी। मास हमारा केजी में होगा, तो ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 149,404.5 डिवाइडेड बाई 2400, तो ये आपका आ जाएगा 62.2518 क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट। ठीक है, आपका 62.2518 cubic meter of concrete has to be done during the execution of this work. So this value has to be transferred from here to here कि this quantity has been executed। तो हमारा actual payment up to date कितना हो जाएगा, R वैल्यू हो जाएगी हमारी Y into 1000। कैपिटल Y की वैल्यू क्या आई आपका 62.2518 क्यूबिक मीटर किया गया, तो हमारी एग्जैक्टली जो वैल्यू आ रही है 62,251.8 रुपीज। तो इसका मतलब हो गया, अगर राउंड ऑफ करोगे तो 62,252। बहुत सारी बुक्स में आंसर दिया हुआ है बट वो एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है। ठीक है, आपका एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन सी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आपको सिमिलर अप्रोच लगाकर इस तरह आप कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा। यहाँ आपको मैच द फॉलोइंग करनी है, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोजेक्ट की हैं। इसके बारे में मैं आपको पहले ब्रीफ भी कर चुका हूँ, जिसमें ट्रांसलेट्स पॉलिसी इनटू मेथड ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव सेट आउट। ठीक है, तो ये हमारा प्लानिंग स्टेज में हम करते हैं। डिफाइनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय, जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो हम ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में करते हैं। ट्रांसमिट ऑल इन्फॉर्मेशन टू द सुपरवाइजर, अब क्या काम करना है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने असाइन कर दी तो हमारा इन्फॉर्मेशन जब आप कम्युनिकेट करते हैं नीचे वाले स्टाफ को, सुपरवाइजरी स्टाफ को जिसको एक्चुअल में काम कराना है, इसमें हायर ऑफिसर्स या हायर एग्जीक्यूटिव्स नीचे के सुपरवाइजरी स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, तो जिस वो होता है हमारा डायरेक्टिंग। और जो सारा इंफॉर्मेशन फ्लो नेटवर्क बनता है, जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप बनता है जिसमें हम एक दूसरे को में एफिशिएंट काम होने के लिए फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डिसीजंस रहते हैं, वो हमारे होते हैं कोऑर्डिनेटिंग स्टेज में। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं प्रोजेक्ट की, तो ध्यान रखने वाली बात है। तो करेक्ट आंसर जो होगा ये ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्टली मैच किए गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट के बेसिक कंसेप्ट में ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। तो पहला यहाँ पर स्टेटमेंट है, डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के बीच में का जो डिफरेंस है, यानी इंटरफेरिंग फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सम ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट एंड टेल स्लैक, यानी ये अगर हमारी
एक्टिविटी है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टेल इवेंट है, ये हमारा हेड इवेंट है। तो यहाँ पे स्लैग एसजे है, यहाँ पे स्लैग एसआई है। तो अगर इंडिपेंडेंट फ्लोट और टेल स्लैग को आप ऐड करोगे तो वो हमारा फ्री फ्लोट बन जाएगा। सम ऑफ इंडिपेंडेंट फ्लोट, टेल स्लैग एंड इंटरफेरिंग फ्लोट, अगर आप इनको ऐड करोगे, एफ आई डी इंडिपेंडेंट फ्लोट हो गया, टेल स्लैग हमारा एस आई हो गया, और इंटरफेरिंग फ्लोट हमारा आई एफ होगा। यहाँ पे सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारा इस वाली इक्वेशन से आपका क्या बनेगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट फ्री फ्लोट माइनस एस आई, एस आई हम इसको एज इट इज रखेंगे, और इंटरफेरिंग फ्लोट हमारा क्या होता है, टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बचेगी हमारी टोटल फ्लोट। तो ये मैथमेटिकल तरीके से आप डराइव कर सकते हो। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लोट को मैंने एलेबोरेट भी किया, आप इसे रिवीजन पर्पस से रिवाइज कर सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर सीपीएम पार्ट। उसके बाद आते हैं, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट नेटवर्क दिया है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें क्रिटिकल पाथ कौन सा है। तो सबसे पहले हम सभी इवेंट्स के लिए टीएल और टीई निकालेंगे, लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम और अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम। तो हमारा सबसे पहले जो टीई है वो 0 होगा, इस पर हम जाएंगे तो ड्यूरेशन जो ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा, 4 + 7 11 हो जाएगा। यहाँ पे दो डमी एक्टिविटीज हैं 4 6 और 2 3 5 के बीच में 11, और इस वाले रूट पर आएंगे तो 4 + 3 7, 7 + 3 10, और यहाँ से अगर इस वाले पाथ से आएंगे तो 11 + 0, बिकॉज डमी जो है वो हमारा एक कनेक्टिंग लिंक है, उसके लिए कोई भी टाइम और रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत नहीं है। तो 11 + 0 यहाँ पर 11 आएगा, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको लेनी है, 11 हो जाएगा एक्सपेक्टेड टाइम इस इवेंट पे कंप्लीट होने के लिए। और यहाँ 7 + 0 से यहाँ 7 आएगा, और 11 + 2 से 13 आएगा, तो आपकी लार्जर वैल्यू लेनी है। ठीक है, तो 13 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया, 11 + 16 17 हो गया, और 13 + 3 16 हो गया। तो यहाँ पे लार्जर वैल्यू लेंगे, 17 हो गया, 17 + 7 जो हो गया वो 24 हो गया, यानी दिस इज लेटेस्ट अलाउबल अकरेंस टाइम। ठीक है, अब टी निकालेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे, तो इसको मान लेते हैं टी एल टी के बराबर है, और रिवर्स बैकवर्ड पासिंग मेथड का यूज करेंगे। तो 24 - 17, 17 - 3 जो होगा वो आपका 14 होगा, और 14 - 7 से 14 - 0 से 14 आएगा, और यहाँ 11 - 3 से 8 आएगा। तो यहाँ पे स्मॉलर वैल्यू आपको लेनी है, बैकवर्ड पास जब करोगे तो ये कैट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हमारा टी हो जाएगा। 8 - 3 5 आएगा यहाँ पर, और यहाँ से हमारा 13, आपने 14 लिया था, 14 - 12 से जो आएगी वैल्यू वो आएगी आपकी 12, और 11 - 0 से 11 आएगी, तो स्मॉलर वैल्यू आप लेंगे, तो यहाँ पर 11 11 हो जाएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेड टाइम हो जाएगा, ये हमारा टीएल हो जाएगा। 11 - 7 4 आएगा, तो यहाँ पे टी, और यहाँ पर 7 3 - 4 आएगा, तो यहाँ पे आपकी स्मॉलर वैल्यू 4/4 हो जाएगा, यानी टी ई 4 हो जाएगा। तो अब आप स्लैक निकालेंगे हर इवेंट के लिए, वो होगा हमारा टीएल - टी। तो आप देखेंगे कि ये हमारा इवेंट 1, इवेंट 2, इवेंट 3, इवेंट 5, इवेंट 7 और इवेंट 8 के लिए हमारा स्लैक जो है वो हमारा 0 आ रहा है, विच इज मिनिमम। इस पाथ के अलोंग हमारा जो पाथ होगा वो टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ होगा, बट ये टाइम हमारा मिनिमम टाइम होगा जिसमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। दिस इज द मिनिमम कंप्लीशन टाइम, बिकॉज इस पाथ के अलोंग जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो हमारी क्रिटिकल एक्टिविटीज होंगी, जिनके बिना अगर वो इनकम्प्लीट रहेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और जब ये एक्टिविटीज पूरी हो जाएंगी तो इनके जो एसोसिएटेड एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट में चल रही हैं वो कंप्लीट हो ही जाएंगी, बिकॉज ये हमारी टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा 1 2 3 5 7 8 इज द
क्रिटिकल पाथ फॉर दिस प्रोजेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमें क्रैशिंग से रिलेटेड पूछा गया है, जिसमें मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि क्रैशिंग कैसे की जाती है और क्या बेसिक स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर हमारी एक्टिविटी इज फॉलोड बाय एक्टिविटी क्यू विच इन टर्न इज फॉलोड बाय एक्टिविटी आर। अगर हम इसका नेटवर्क डायग्राम बनाएं तो ये सिंपली एक सीक्वेंशियल एक्टिविटीज बनेंगी, जिसमें हमारा P एक्टिविटी है, Q एक्टिविटी है और हमारी R एक्टिविटी है। ठीक है, और यहाँ पर देख लेते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ जो फिजिबल ड्यूरेशंस हैं। ठीक है, मतलब 7 दिन है, फिर 7 से 6 है, 6 से 5, अगर हम कम करते जाते हैं तो ऑब्वियस है हमें ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी कम करने के लिए रिसोर्सेज डिप्लॉय करने होंगे, एडिशनल रिसोर्सेज डालने होंगे उस टाइम पीरियड में। तो उसकी वजह से हमारी क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब डायरेक्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी तो उसके हिसाब से अगर 7 दिन में ये एक्टिविटी कंप्लीट करते हैं तो 12,000 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप एक दिन कम करते हैं तो आपको 14,000 रुपीज़ देने पड़ेंगे, यानी 2,000 रुपये एक दिन कम करने के एक्टिविटी P में लग रहे हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर समराइज कर लेते हैं। अगर तो पहले हम नॉर्मल ड्यूरेशन लेते हैं। ठीक है, नॉर्मल ड्यूरेशन रहेगा और यहाँ हमारी एक्टिविटी रहेगी। एक्टिविटी हमारी P है, Q है, R है। नॉर्मल ड्यूरेशन P का हमारा 7 है, एक्टिविटी Q का हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन 8 है और एक्टिविटी R का जो ड्यूरेशन है वो हमारा 9 है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन जो प्रोजेक्ट का है, टोटल नॉर्मल ड्यूरेशन वो हमारा आ रहा है 8 7 15 और 9 24, यानी 24 डेज हमारा नॉर्मल ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट की। और हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इस ड्यूरेशन को 21 दिन में 21 दिन कर देते हैं तो हमारा मिनिमम डायरेक्ट कॉस्ट कितना है जिसमें हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमें मिनिमम डायरेक्ट कॉस्ट के लिए सबसे पहले उन एक्टिविटीज को क्रैश करना होगा जिनका जो कॉस्ट स्लोप है वो मिनिमम हो, बिकॉज हमें ड्यूरेशन कम करने के साथ साथ कॉस्ट और टाइम ट्रेड ऑफ करना है, बैलेंस करना है, सो दैट हमें मिनिमम डायरेक्ट कॉस्ट में हमें ऑप्टिमम ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट मिल जाए। तो यहाँ पर 21 दिन में करने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा कि हमारा किस एक्टिविटी को हमें पहले क्रैश करें जिससे हमारा कम पैसा खर्च हो, हमें कम पैसे में रिसोर्सेज लगाने से हमारा ड्यूरेशन कम हो जाए। तो उसके लिए हमें एक्टिविटी 7 8 9 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी एक्टिविटीज PQR हैं उसके लिए आपको कॉस्ट स्लोप निकालना होगा डेल्टा C बाई डेल्टा T। तो सबसे पहले हम 1 डे ड्यूरेशन के लिए निकाल देते हैं कि अगर 7 to 6 डेज, 8 to 7 डेज ये हमारा क्रैश ड्यूरेशन है। ठीक है, क्रैश ड्यूरेशन ऑफ 1 डे मीन्स अगर हम एक दिन कम कर रहे हैं तीनों एक्टिविटीज में तो हमारा उस समय हमारा कॉस्ट स्लोप कितना होगा। तो डेल्टा C कितना होगा, 14,000 माइनस 12,000 डिवाइडेड बाई 1 डे। ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा 2,000, हम इसको यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 लिख रहा हूं, तो यानी 2,000 रुपए पर डे रिड्यूस करने के बढ़ रहे हैं हमारे डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, यहां पर आपका आ जाएगा 23 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1 यानी 3 एंड 42 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 1 यानी 2। तो आप देख रहे हैं कि हम एक्टिविटी P और एक्टिविटी R को एक दिन अगर हम ड्यूरेशन कम कर दें तो हमारा जो कॉस्ट स्लोप है वो सेम रह रहा है। तो हमें 3 दिन रिड्यूस करने हैं, 3 दिन के लिए हमें अपनी एक्टिविटीज क्रैश करनी है। तो अगर हम इनको एक दिन क्रैश कर सकते हैं बिकॉज ये दोनों हमारी मिनिमम कॉस्ट स्लोप की हैं, तो इन दोनों में हम एक एक्टिविटी क्रैश कर लेते हैं। तो अगर हम क्रैश एक्टिविटी P एंड R बाई 1 डे, बिकॉज दोनों का कॉस्ट स्लोप सेम है और दोनों हमारी क्रिटिकल हो जाएंगी कॉस्ट स्लोप के टर्म्स में, तो हम दोनों को एक दिन कम करके अपने ड्यूरेशन को 2 दिन कम कर सकते हैं। तो अगर अब हम ड्यूरेशन कम कर देते हैं तो हमारी जो रिड्यूस ड्यूरेशन होगी यानी क्रैश ड्यूरेशन जो होगी, क्रैश ड्यूरेशन Q को हमने क्रैश नहीं किया तो हमारी सेम ड्यूरेशन रहेगी 8 डेज,
इसकी ड्यूरेशन हो जाएगी 6 और इसकी हो जाएगी 9। तो हमारा डायरेक्ट कॉस्ट कितना होगा, 6 दिन के करस्पॉन्डिंग अगर 6 दिन में हम पूरा करते हैं तो 2000 रुपये हमारे बढ़ जाएंगे, यानी 14,000 दिया हुआ है, डायरेक्ट कॉस्ट 14,000 होगी। 8 करस्पॉन्डिंग हमारी 20,000 रुपये लग ही रहे थे, हमने इसको क्रैश नहीं किया तो इसमें कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। और इसको भी हमने एक दिन क्रैश किया तो इसमें 42,000, 2,000 रुपये इसमें भी बढ़ गए। ठीक है, तो इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 76,000, यानी 76,000 है, 76,000 रुपीज लग रहे हैं जब हमारा जो क्रैश ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट है वो हमारा, ये हमारा 8 - 1 ये 7 हो जाएगा और ये 9, सॉरी ये हमारा 8 ही रहेगा। आपने क्यू को क्रैश नहीं किया, 9 - 1 ये इसको क्रैश किया है, तो ये आपका हो जाएगा 22 डेज। अब हमारे पास आती है बात कि अब हमें फिर से किसी एक एक्टिविटी को क्रैश करना होगा एक दिन से, ताकि फर्दर हमारी जो क्रैशिंग है वो हमें 21 डेज तक पहुंचना है, तो हमें -1 डे करना है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि किस एक्टिविटी में आप 1 डे रिड्यूस कर सकते हो जिसका कॉस्ट फ्लो फिर मिनिमम हो। तो फर्दर रिड्यूस करने के लिए आपको फिर से कॉस्ट फ्लो निकालना होगा। तो फिर से आप क्या करोगे, जिस स्टेज में हो आपको उसी स्टेज में फिर से क्रैशिंग के लिए 1 डे के लिए, बिकॉज 1 डे आपको रिड्यूस करना है, तो फिर से आपको ये आपकी क्रैश ड्यूरेशन 1 है, इसमें 6, 8, 8। अब 1 डे आपको रिड्यूस करना है, तो 1 डे रिडक्शन के लिए यानी 1 डे क्रैशिंग के लिए अगर आप कॉस्ट स्लो फिर से निकालेंगे तो यानी 6 से, यहाँ पे हम पॉसिबल हमारा 6 से 5 हो रहा है, तो 6 से 5 अगर होगा हमारा तो कॉस्ट स्लोप कितना होगा, डेल्टा C बाई डेल्टा T। 1 डे रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारा 15 - 14,000 डिवाइडेड बाई 1 यानी 1,000 रुपीज, यानी हम इसको 1 मान रहे हैं बिकॉज 1000 में बात कर रहे हैं। 8 से 7 कर देते हैं, अगर एक दिन इसको क्रैश करते हैं तो ये हमारा होगा 23 - 20/1 यानी 3। और 8 से 7 करते हैं इसको तो इसका आएगा हमारा 42 से 45 पड़ जा रहा है, यानी 45 - 42 डिवाइडेड बाई 1 यानी हमारा 3। तो आप देख रहे हो कि हमारा जो मिनिमम कॉस्ट स्लोप है वो एक दिन क्रैश करने के लिए जो सबसे कम पैसा जो लग रहा है वो हमारा एक्टिविटी पी में लग रहा है। तो जो भी हमारी एक दिन हमें क्रैश करना था 21 डेज पहुंचने के लिए, तो क्रैश ड्यूरेशन 21 डेज जब होगा तो आपका एक्टिविटी जो हमारी होगी PQR TC2 जो फाइनल हमारा क्रैश ड्यूरेशन होगा। हमने क्या किया, बिकॉज मिनिमम कॉस्ट स्लोप था तो हमने एक दिन इसको रिड्यूस कर दिया, तो 5 इनको सबको आपने सेम रखा बिकॉज हमें 21 डेज तक ही पहुंचना था। तो हमारा 5 डेज के करस्पॉन्डिंग हमारा कितने पैसे लग रहे हैं, डायरेक्ट कॉस्ट कितनी लग रही है आपकी 15,000 रुपये, यानी 15,000 लग रहे हैं अगर आप 5 दिन में इस एक्टिविटी को पूरा कर रहे हैं। तो 15,000 हो गया, बाकी हमारा सेम ही है तो 2,000 हो गया, 20,000 सॉरी, और ये हमारा 42,000 लग रहा था तो 42,000 ही रहेगा। तो आप इसको ऐड करोगे तो यू विल गेट 77,000 रुपीज, यानी 21 दिन में अगर आपको क्रैश करके ड्यूरेशन लेना तो मिनिमम पॉसिबल जो डायरेक्ट कॉस्ट है वो 77 डेज है। अगर किसी और एक्टिविटी को आप क्रैश करोगे 21 दिन में तो पूरा हो सकता है, बट इससे ज़्यादा कॉस्ट लगेगी बिकॉज अदर एक्टिविटीज की क्रैशिंग के दौरान कॉस्ट स्लोप ज़्यादा आ रहे हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल रिकवरी फैक्टर एट 15% पर एनम, यानी हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो हमारा आई जो दिया है यहाँ पे 15% दिया हुआ है, और डिस्क्रीट कंपाउंडिंग जो कंपाउंडिंग हो रही है 4 साल के लिए उसके हिसाब से जो कैपिटल रिकवरी फैक्टर है यानी CRF जो दिया है वो 0.35 दिया है। और बोला जा रहा है कि अगर 10,000 रुपए यानी 10,000 रुपीज अगर हम डिपॉजिट करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किया तो हर 4 साल में जो हमारा अमाउंट मिल रहा है आफ्टर एवरी 4 ईयर्स वो हमारा एक्स अमाउंट है हर नेक्स्ट 4 ईयर्स में। और हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी और हमारा कैपिटल रिकवरी फैक्टर दिया है। तो सिंपल बेसिक्स जो कहती हैं
कि जो हमारा एनुटी अमाउंट होगा, कैपिटल रिकवरी फैक्टर बेसिकली हमारा ये वैल्यू होती है जहाँ पे आर जो है वो हमारा इंटरेस्ट रेट है, और बेसिकली लोन इंस्टॉलमेंट्स को लिक्विडेट करने के लिए जो लोन हम लेते हैं, सपोज आपको एक कार खरीदनी है तो आप एक साथ पैसा दे दोगे, ठीक है, या एक साथ आपने इन्वेस्ट कर दिया और उसके बदले आपको पीरियोडिकली जो पैसा होगा वो मिलता रहेगा या आपको देना होगा। तो जितना अमाउंट आप पीरियोडिकली विड्रॉ कर सकते हो, सपोज आपने 10,000 रुपए खर्च किए और यहाँ पर बोल रहा है हर साल आपको कितना पैसा मिलेगा अगर हमारा कैपिटल रिकवरी फैक्टर 0.35 है, तो इस केस में आपको बेसिक जो फंडामेंटल्स यूज करने हैं उसमें जो आपका अमाउंट बनकर आएगा, जिसमें आप ए जो एनुटी अमाउंट है जो हर साल आपको रिटर्न मिल रहा है, ये तो आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जो अमाउंट हमारा ए बन रहा है वो हमारा होगा, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, ए विल बी गिवन बाई पी 1 प्लस आई की पावर 4 माइनस 1, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो P इंटू आई अपॉन सिंकिंग फंड फैक्टर। सिंकिंग फंड फैक्टर मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और आपको पता है कि सिंकिंग फंड फैक्टर जो होगा वो हमारा कैपिटल रिकवरी फैक्टर माइनस इंटरेस्ट रेट के बराबर होता है। तो कैपिटल रिकवरी फैक्टर आपका 0.35 दिया है, इंटरेस्ट रेट आपका 15% दिया है, तो आपका जो सिंकिंग फंड फैक्टर होगा वो आपका हो जाएगा 0.20। तो ये हमारा जो अमाउंट जो आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया, यानी 10,000 रुपीज आपने इनिशियली इन्वेस्ट किए और 15% आपका इंटरेस्ट रेट था, और सिंकिंग फंड फैक्टर आपका हो गया 0.20। हर 4 साल पे जो आपको अमाउंट मिलेगा वो आपको मिलेगा 7,500 रुपीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन कॉस्ट ₹16,000। एक मशीन की कंस्ट्रक्शन इनिशियल जो कॉस्ट है जब उसको आपको परचेज किया वो 16,000 है। बाई कांस्टेंट रेट ऑफ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, जैसे हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है जिससे हम रेट ऑफ डिप्रिशिएशन निकालते हैं कि किस रेट से हमारी जो वैल्यू है असेट की वो रिड्यूस हो रही है, उसी तरह ये एक मेथड है जिसमें हम यहाँ पर बोल रहा है कि कांस्टेंट रेट ऑफ डिक्लिनेशन। तो जो कांस्टेंट रेट ऑफ डिप्रिशिएशन होता है इस मेथड में वो हमारा मैथमेटिकली दिया गया है इक्वेशन 1 माइनस CS अपॉन CI की पावर 1/n, ठीक है। यहाँ पर जो CI है ये हमारी इनिशियल कॉस्ट है जो इक्विपमेंट की खरीदी गई, और CS जो है वो हमारी सॉल्वेज वैल्यू है। सॉल्वेज वैल्यू जनरली हमारी यूजफुल लाइफ के बाद जो असेट की वैल्यू होती है वो हमारी सैल्वेज वैल्यू होती है, और आफ्टर 3 इयर्स यानी n की वैल्यू जो है वो हमारी 3 इयर्स दी हुई है, और वो वैल्यू जो CS है वो हमारी 2,000 रुपीज है। तो हमारा जो रेट ऑफ डिप्रिशिएशन होगा वो होगा 1 माइनस CS इज 2,000 डिवाइडेड बाई 16,000 की पावर 1/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.50 एज द कांस्टेंट रेट ऑफ डिप्रिशिएशन। जैसे आप स्ट्रेट लाइन डिप्रिशिएशन मेथड यूज कर रहे थे उसी तरह ये भी एक मेथोडोलॉजी है जिसमें आपको ये कांस्टेंट रेट ऑफ डिप्रिशिएशन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट दिखे हुए वो आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का। आउटगो ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट 2,000 यूनिट्स ऑफ मनी एट ईयर 0, ठीक है। एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है एक तरीके से आप कह सकते हो कि इनिशियली आपको 2,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपकी अर्निंग होगी कुछ, क्यों कर रहे हो, डिफरेंट हमारी स्कीम्स आती हैं जिससे आपको रिटर्न मिलता है एक रेगुलर बेसिस पर, और हमारा जो इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है वो 6% रेट ऑफ रिटर्न है, यानी आई की जो वैल्यू दी हुई है ये हमारी 6% दी हुई है, यानी 0.06 दी हुई है, ठीक है, कि इस इंटरेस्ट रेट से आपको पैसा वापस मिलेगा। बट जो स्कीम है वो स्कीम यहाँ पर दी हुई है कि पहली स्कीम ये है कि 600 यूनिट्स ऑफ मनी एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द ईयर 1 to 5, यानी अगर आप इसको इस तरह समझें कि स्कीम 1 जो है
या एक तरीके से आप अल्टरनेटिव मानिए कि अल्टरनेटिव वन जो है, आपने इनिशियली इन्वेस्ट किया कितने पैसे, 2,000 रुपये मान लेते हैं, और आपको हर साल 5 साल तक 1 2 3 4 ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इंडिकेट करता है, हर साल आपको 600 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ईयरली जो रेवेन्यू है वो आप हमेशा जो भी रेवेन्यू देखते हैं ना ईयरली देखते हैं ध्यान। तो अल्टरनेटिव वन जो है, आपका जो अर्निंग हो रहा है इस स्कीम में वो हमारा 600 यूनिट्स हो रहा है, यानी 600 रुपीज़ भी मान सकते हो, या 600 यूनिट्स आप डॉलर में हो सकता है या किसी और यूनिट में हो सकता है। तो यहाँ करेंसी नहीं दी हुई है, यहाँ पे जो रेट दिया है वो यूनिट्स में दिया हुआ है। तो यहाँ पहली जो अल्टरनेटिव है वहाँ पर 600 रुपये मिलने वाले हैं आपको। सेकेंड जो अल्टरनेटिव है उसमें जो अर्निंग स्कीम 2 है, यानी अल्टरनेटिव 2, यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 800 यूनिट्स एट द एंड ऑफ ईयर। यानी अगर इसको आप ड्रॉ करोगे ये आपका 2000 हो जाएगा, और 800 यूनिट्स एट द एंड ऑफ ईयर, रिड्यूसिंग एट द रेट ऑफ 100 यूनिट्स ईच ईयर, एंडिंग विथ 400 यूनिट्स एट द एंड ऑफ 5 ईयर। यानी पहले आपको 800 मिला, फिर आपको कम हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह कम होता हुआ जा रहा है, और लास्ट में आपको मिल रहा है 400। तो जब इस तरह आपका यूनिफॉर्म तरीके से, यूनिफॉर्म सीरीज ऑफ पेमेंट्स है एक तरीके से, तो उस केस में जो आपका इक्विवेलेंट अमाउंट बनेगा हर साल का, वो अल्टरनेटिव स्कीम 2 होगी। वो आप लिख सकते हो 800 आपका बेसिक था कि आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, और हर साल आपको जो रिटर्न मिलना है, यहां पर यूज करोगे आप सिंकिंग फंड फैक्टर का कंसेप्ट, ठीक है। और सिंकिंग फंड फैक्टर आपका क्या होता है, कैपिटल रिकवरी फैक्टर माइनस आई, यानी इंटरेस्ट रेट। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये वैल्यू आपको कैसे निकालनी है। आई की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू भी हमारी दी हुई है 5 इयर्स, ठीक है। उसके बाद हमारी थर्ड स्कीम है 400 यूनिट्स एट द एंड ऑफ ईयर 1, इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 100 यूनिट्स ईच ईयर, एंडिंग विथ 800 यूनिट्स एट द एंड ऑफ 5 इयर्स। तो यहाँ पर हमारा जो स्कीम 3 है, इसका जो रिटर्न है इसको आप ऐसे प्लॉट लिख सकते हो, 400 प्लस 100 अपॉन आई 1 माइनस एन इंटू SFF, ठीक है। और जो हमारा स्कीम 4 है उसमें आप लिख सकते हो यहाँ पर 400 यूनिट्स एट द एंड ऑफ ईच ईयर 1 एंड ईयर 2। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ईयर एक साथ करके चल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कैपिटल रिकवरी फैक्टर यूज करना पड़ेगा। कैपिटल रिकवरी फैक्टर इन मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 1 प्लस आई प्लस 400 अपॉन 1 प्लस आई का होल स्क्वायर प्लस 400, सॉरी 1 एंड 2 के लिए 400 था, और यहाँ के लिए थर्ड ईयर में 600 है, सॉरी यहाँ पर आएगा 600 अपॉन 1 प्लस आई क्यूब। उसके बाद हमारा 800 यूनिट्स 4 और 5th ईयर में है, 1 प्लस आई की पावर 4 और 800 1 प्लस आई की पावर 5, और यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कैपिटल रिकवरी फैक्टर की, तो एनुअली आपकी जो अर्निंग है वो निकल के आ जाएगी। और कैपिटल रिकवरी फैक्टर आपका कितना होता है, आई 1 प्लस आई की पावर n अपॉन 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0.24 आ जाएगा। तो आपका सिंकिंग फंड फैक्टर यहाँ से कितना आ जाएगा, 0.24 माइनस 0.06, यानी आ जाएगा 0.18। अब ये वैल्यूज आप सारी सब्स्टिट्यूट करोगे, तो A1 से आपका 600 रुपीज़ बन रहा था हर साल का, A2 में आपका बनेगा 633, जो है आपके ऊपर फॉर्मूलेज आए हैं उनमें आपको सब्स्टिट्यूट करना है। A3 से जो रिटर्न मिलेगा आपको 566.67 मिलेगा, A4 से जो मिलेगा 592.47 मिलेगा। तो जिससे सबसे ज़्यादा अर्निंग होगी वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 1 आएगा प्रेफरेंस स्कीम, फिर 4th आएगा,
और फिर 3 आएगा। 2143 इज द 21 यहाँ ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग है, ये हमारा 2143 होगा। किसी भी बुक में देखोगे तो जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें 2143 था, तो करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, बिकॉज इन्वेस्टर उसमें प्रेफर करेगा जहां से उसकी हर साल अर्निंग जो है या रिटर्न है वो ज्यादा है सबसे। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस फर्दर मैं बनाता रहूंगा। थैंक यू।